भारत पाकिस्तान घमासान में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये मोदी साहब ने क्या जाके कह दिया बांग्लादेश में, ये बात क्या कह दी उन्होंने। प्यार मोहब्बत की बात करी बांग्लादेश से, ट्रेड की बात करी, एजुकेशन की बात करी, उन्होंने बढ़ते संबंधों की बात करी, लेकिन मोदी साहब ने यह बात जरूर वहां पे कह दी कि 1971 में ऑपरेशन सर्चलाइट जो कि पाकिस्तानी आर्मी ने लॉन्च करा था, उस जमाने में बांग्लादेश जो है ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। और उसके हवाले से प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने यह कह दिया कि साहब, जो बर्बरता पाकिस्तानी फौज ने दिखाई, जो मारकाट, जो कत्लेआम पाकिस्तानी फौज ने करा, उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसे एग्जाम्पल, ऐसे उदाहरण मारकाट के अब नहीं दिखते हैं। देखिए एक छोटी सी रिपोर्ट, उसके बाद मैं आपके गेस्ट जो आए हैं उनके तारुफ करवाऊंगा आपका, फिर हम डिबेट को अपने आगे बढ़ाएंगे। रिपोर्ट देखिए। 30 लाख बंगालियों का हत्यारा पाकिस्तान। तेरह दिन में चूर चूर हुआ था पाकिस्तान। भारत की महाविजय के 50 साल। बांग्लादेश से कब माफी मांगेगा पाकिस्तान? (1971) की वो जंग पाकिस्तान कभी नहीं भूल पाए, जब 13 दिनों में भारतीय सेना के सामने पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे। भारत को तोड़ने का सपना देखने वाला पाकिस्तान 1971 में टुकड़े टुकड़े हो गया था। ये वो तारीख है जब दुनिया का नक्शा ही बदल गया था। बांग्लादेश जो 1971 से पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, पाकिस्तानी लोग बांग्लादेश के बंगालियों को खुद से नीचा समझते थे। याह्या खान ने पूर्वी पाकिस्तान में ज्यादतियां शुरू कर दी थी। मार्च 1971 तक आवामी लीग का काडर सड़कों पर था, प्रदर्शन हो रहे थे, हड़तालें चल रही थी। पाकिस्तान की सेना खुलेआम बर्बरता कर रही थी। हमदुर रहमान कमीशन ने मौतों का आधिकारिक आंकड़ा 26,000 बताया था। लाखों लाख शरणार्थी शरण पाने के लिए भारत चले आए थे। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश में नरसंहार किया। कहा जाता है कि पाकिस्तानी सेना ने 30 लाख लोगों को मार दिया था। इस नरसंहार के बाद बांग्लादेश को आजादी दिलाने के लिए मुक्ति वाहिनी का गठन किया गया, जिसमें सैनिक और आम नागरिक दोनों शामिल थे। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की वायुसेना ने भारत पर हमला कर दिया, जिसके बाद भारत पाक युद्ध की शुरुआत हो गई। 13 दिन बाद पाकिस्तानी सेना की पूर्वी कमांड के इंचार्ज जनरल ए खान नियाजी ने ढाका में भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिए। 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों के सरेंडर की तस्वीर भारतीय सेना के पराक्रम की गवाह है। बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरे हो गए हैं। जश्न के इस मौके पर पीएम मोदी बतौर मुख्य अतिथि बांग्लादेश पहुंचे। पीएम ने भाषण के दौरान उन भारतीय सैनिकों को भी याद किया जिन्होंने बांग्लादेश की आजादी के लिए खून बहाया था। उन्होंने कहा कि सैनिकों का खून बांग्लादेश में मिला हुआ है और यही खून दोनों देशों के संबंध को इतना मजबूत बनाता है कि यह किसी भी स्थिति में नहीं टूट सकता। बांग्लादेश में अत्याचार और नरसंहार के लिए पाकिस्तान और उसकी सेना बांग्लादेश से कब माफी मांगेगी? भारत पाक घमासान का यही है आज का मुद्दा। थैंक यू और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। दोस्तों, मैं तारुफ करवा दूं अपने गेस्ट का और फिर हम बहस को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब, कोई तारुफ के मोहताज नहीं है सर। जय हिंद और बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ हैं ललित अंबरदार। ललित भाई, स्वागत है आपका। रमनीक मान जी मेरे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रमनीक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ मेरे बचपन के साथी कमर चीमा साहब, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ राजा फैसल, आज भी जहर उगलेंगे राजा साहब, बहुत इंतजार है आपका। और आरजू काजमी साहिबा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजा फैसल साहब, बिल्कुल मैंने बोला जहर उगलेंगे, एकदम तैयार हो गए। हाँ, उगलने के लिए भी तैयार हूं मैं। ठीक है, सबसे पहले हम जाते हैं राजा फैसल, फिर आप शुरुआत कर दीजिए, इब्तिदा आपसे हो आज। राजा फैसल साहब, एक बात बताइए, कहीं ना कहीं देखिए
कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान से 1971, हर एक मुल्क गलतियां करता है, ठीक है, किसी की ज्यादा होती हैं, किसी की कम होती हैं, लेकिन होमदुर कमीशन रिपोर्ट जो कि पाकिस्तान ने खुद ही उसको, वो गायब हो गई रिपोर्ट, आधी पता नहीं लगी कहां पे गई, अभी तक पूरी 100% नहीं मिलती रिपोर्ट वो, लेकिन होमदुर कमीशन रिपोर्ट के जो कि पाकिस्तान की रिपोर्ट है उसके हवाले से भी और पाकिस्तान के और जो अकाउंट्स हैं उसके हवाले से भी बंगालियों के साथ जो हुआ बुरा हुआ, और वहां पे लाखों की तादाद में, कुछ आंकड़े कहते हैं 30 लाख बंगालियों का कत्लेआम हुआ और 10 लाख बंगाली औरतों का रेप हुआ। और यही बात एक तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने बांग्लादेश में बोली। मेरा आपसे सवाल है, क्या पाकिस्तान को ऐसी चीज के लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए बंगालियों से, बांग्लादेशियों से कि साहब ठीक है चलो कोई बात नहीं, 50 साल हो गए, जो हुआ गलत हुआ। क्यों बोल रहा हूं आपको, आज भी भारत कहता है हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं इंग्लैंड के साथ, इंग्लैंड के साथ, भारत के, यूके के साथ बहुत अच्छे संबंध है, लेकिन जलियांवाला बाग में जो हुआ वो गलत हुआ, इसकी माफी नहीं है। बाकी संबंध ठीक है, हम लोग बातचीत करते हैं, बैठ के ट्रेड करते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारे उनके साथ टाई अप्स हैं, उनकी कंपनियां यहां पे इन्वेस्ट करती हैं, हम लोग वहां पे जाते हैं, लेकिन जलियांवाला बाग अगर गलत था तो गलत था, और आज भी इंडिया कहती है कि आप माफी मांगे जलियांवाला बाग के लिए। उससे आपसे कह रहा हूं, उसी एग्जाम्पल को लेकर आपसे कह रहा हूं, आप बताइए राजा साहब कि आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को ऑपरेशन सर्चलाइट के लिए और जो बंगालियों के खिलाफ करा उसके लिए माफी मांगनी चाहिए? गौरव, बहुत अच्छी बात की आपने जलियांवाला बाग वाली, और उस सिलसिले में तो पाकिस्तान भी इस चीज के हक में कि ब्रिटेन को उसके ऊपर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त भारत और पाकिस्तान एक ही थे। दूसरी बात यह है कि अगर बात करते हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की जो बात है वो इंतहाई डिफरेंट पर्सपेक्टिव में है। उसमें तो आपके अपने जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके जो बयानात हैं वो भी आपके सामने है, कैसे मुफ्ती बहीनी को आपकी तरफ से सपोर्ट मिली और आपकी तरफ से उनको बनाया गया, और वो कैसे आपके बंगाल में उनको मतलब सारा फैसिलिटेट किया गया और वहां से ये सब कुछ किया गया। इसके सिलसिले में हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का जिक्र आपने किया, बहुत अच्छा किया। साथ में अगर आप डेड रेकनिंग शर्मिला बॉस की जो किताब है, जो कि आपके यहाँ बैन है, अगर उसका भी जिक्र कर दें, क्योंकि वो भी एक बहुत ही अच्छी किताब है जिसमें के दोनों तरफ से जो जो गलतियां हुई उनको मेंशन किया गया। ठीक है, पाकिस्तान की तरफ से भी गलतियां हुई, लेकिन आपको अपनी गलतियां, जो कि आपकी गलती थी, यूएन चार्टर के आप वायलेशन हुई आपकी तरफ से, आपने जो कुछ वहां पे किया आपको ये मानना चाहिए। और मेरे ख्याल में सारी एपिसोड में अगर किसी को माफी मांगनी चाहिए तो वो भारत को मांगनी चाहिए जी। और जहां तक बात है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान मूव्ड ऑन, बांग्लादेश मूव्ड ऑन, वी आर ब्रदर्स, वी आर हैविंग गुड रिलेशंस नाउ। ओके, ठीक है। राजा फैसल साहब, आपने बोला कि साहब डेड रेकनिंग की आपने बात करी, किताब की आपने बोला, शर्मिला बोस साहिबा की किताब है, बहुत अच्छी किताब है, दोनों तरफ का उन्होंने पक्ष रखा है, और आपने और बातें करी, अगर किसी को माफी मांगनी चाहिए तो भारत को माफी मांगनी चाहिए। मैं इसके पहले कि जनरल जीडी बख्शी सर के पास जाऊं, मैं आपको यह बोलना चाहता हूं सर कि हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो वहां पे इनोसेंट बंगाली मारे गए वो गलती थी। जहां तक मुक्ति वाहिनी की बात है, जहां तक मुक्ति वाहिनी की बात है, ठीक है, ठीक बात है, भारत ने मुक्ति वाहिनी को ट्रेन करा, मैं कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, भारत ने ट्रेन करा, भारत ने हथियार दिए, लेकिन भारत ने ये जो कलमे वाली उंगली है जो ट्रिगर दबाती है ना सर, ये भारत की नहीं थी। और मैं बताता हूं क्यों नहीं थी। क्योंकि जब आपने ऑपरेशन सर्चलाइट करी, जब आपने इतना तशद्दुद करा, जब आपने, आपसे मेरा मुराद है पाकिस्तानी आर्मी ने, जब बंगाली औरतों का रेप हुआ, जब बंगाली बच्चे मारे गए, जब बंगाली आदमियों के गले काटे गए, गर्दनें काटी गई, सर उसके बाद बनी थी मुक्ति वाहिनी, उसके बाद पैदा हुई थी मुक्ति वाहिनी। आप मुक्ति वाहिनी, मुक्ति योद्धा जैसी फौज आप इकट्ठा नहीं कर सकते क्योंकि भारत ने हथियार दे दिए, ऐसा नहीं होता सर। मैं जाता हूं जनरल जीडी बख्शी सर के पास। सर, राजा फैसल कह रहे हैं कि माफी वाफी का कोई इसमें मामला है नहीं, पाकिस्तान ने कोई गलती इसमें करी नहीं है, माफी मांगे तो भारत मांगे, क्योंकि भारत ने मुक्ति वाहिनी को, हमने तो कभी मना नहीं करा, हाँ हमने मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट करा था, और नरेंद्र मोदी जी वहां पे गए और मुक्ति वाहिनी वालों से मिले, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, हम इसको प्राउडली ओन करते हैं सर। हम आपकी तरह नहीं हैं, पाकिस्तान की तरह कि जब मन चाहा तो बोला कि नहीं, हाफिज सईद बहुत बड़ा फ्रीडम फाइटर है साहब, कश्मीरियों को आजादी दिलाएगा, थोड़ा सा पेच का सा एफएटीएफ ने तो उसको पकड़ के जेल में डाल दिया, और वो टेररिस्ट है। ये लोग फ्रीडम फाइटर थे। कैसे थे फ्रीडम फाइटर मुक्ति वाहिनी वाले? क्योंकि उनको फ्रीडम मिला। आज बांग्लादेश एक आजाद मुल्क है, दे फॉट फॉर फ्रीडम। ठीक है जी, आपने तो बंगालियों को बोल दिया कि उर्दू बोलो, तुम क्यों बोले भाई वो उर्दू, उनकी जबान नहीं है।
1 यूनिट प्लान आपने लागू करा, फेल हो गया। आपने बोला इस्लाम वो गोंद है जो सबको जोड़ के रखेगा, अनरावल हो गया पूरा मामला, 24 साल के अंदर फारिग हो गया। तो यह चीज भी आपको समझनी चाहिए, कहीं ना कहीं बंगालियों के साथ आपने तशद्दुद करी है। जनरल जीडी बख्शी सर, मैं आपके कमेंट चाहता हूं इस पर। थैंक यू गौरव। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं तमाम पैनलिस्ट को कि मैं और मेरी जो जनरेशन थी हमने इस युद्ध में हिस्सा लिया है। ऑलराइट, वी फॉट एज सेकेंड लेफ्टिनेंट्स, 20-21 साल की उम्र थी। जैसे कि मैं बताता हूं कि हमको कमीशन होना था दिसंबर में, 1 महीना पहले कमीशन करके हमको लड़ाई में झोंका गया। हमने ये लड़ाई क्लोज अप पर्सनल अप फ्रंट देखी है। ठीक है साहब, मैं आपको जो बता दूं कि जो जेनोसाइडल क्रैकडाउन आपके जनरल टिक्का खान साहब ने वहां किया, और उसके पहले जिस तरह की चालबाजी दिखाई, याया खान साहब गए वहां ऑस्टेंसिबली बातचीत करने के लिए, 1 डिवीजन 1.5 डिवीजन भी नहीं थी तब पूरे बांग्लादेश के अंदर, और फिर उस वक्त बातचीत के कवर में उन्होंने 3 और डिवीजन बुला के 4 डिवीजन पाकिस्तान आर्मी की वहां पे ले आए। और जैसे ही वो तैयार हो गई, वो याया खान साहब गए हुए थे उधर, वो वहां से हटे, उन्होंने जनरल टिक्का खान साहब को बोला कि मारो अच्छी तरह से। और साहब, ऑपरेशन सर्चलाइट के नीचे जो ढाका यूनिवर्सिटी में हत्याकांड हुए, जो पूरे बांग्लादेश में हत्याकांड हुए हैं, 30 लाख बंगाली मारे गए, 10 लाख बंगाली औरतों की अस्मत लूटी गई, और 1 करोड़ रेफ्यूजी भारतवर्ष में धकेल दिए गए कि तुम संभालो, तुम खिलाओ, तुम पिलाओ। ठीक है साहब, पाकिस्तान की प्रॉब्लम भारत की प्रॉब्लम बना दी गई थी। आप किताबों की बात कर रहे थे, एक किताब मैं भी आपको रेकमेंड करूंगा, आप पढ़े, आप काफी पढ़े लिखे हैं आप चीमा साहब। वो आर्चर ब्लड की किताब है, ब्लड टेलीग्राम। ब्लड टेलीग्राम। आर्चर ब्लड जो था वो अमेरिकन काउंसिल जनरल था ढाका में, जिसने चश्मदीद गवाह है उस क्रैकडाउन का, चश्मदीद गवाह है। और अगर ज्यादा आपको किताबें बाहर वालों की पढ़ने का शौक नहीं, यू हैव फेथ ओनली इन योर ओन ऑथर्स, तो फिर हमदुर रहमान कमेटी रिपोर्ट पढ़ ली जाए, आप खुद पढ़ें, जिसके तहत साहब ऐसा ब्रूटल क्रैकडाउन, बुचर ऑफ बांग्लादेश का जो है खिताब जनरल टिक्का खान साहब को मिला था, ऐसे ब्रूटल क्रैकडाउन के लिए कि मारो, जो दिखे गोली मारो। ऐसा आज तक नहीं हुआ है साहब। इस 20वीं सदी में तो ये पहला जेनोसाइड का ऐसा भयंकर एग्जाम्पल है जी। शायद रवांडा इसकी बराबरी करता होगा, लेकिन और एशिया में कोई ऐसी मिसाल नहीं है ऐसे भयंकर जो है हत्याकांड की, नरसंहार की। और अभी भी मेरा ख्याल पाकिस्तान देर आए दुरुस्त आए, इसकी माफी मांगे, इजहार करें, इट विल गो अ लॉन्ग वे टू इंप्रूविंग रिलेशंस इन साउथ एशिया। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल। चीमा साहब, मैं आपके पास जाता हूं। आपने बयान सुने, राजा फैजल साहब के भी सुने, आपने जनरल जीडी बख्शी सर के भी सुने, जो उन्होंने अभी बात अपनी कही। और कहीं ना कहीं हम ये कहते हैं कि लड़ाई होती है, लोग मारे जाते हैं, और चूक इंसानों से होती है, ये बात सही है। मुझसे चूक होगी, आपसे चूक होगी, और गलतियां हमसे होंगी। लेकिन इस लेवल पे गलती, जहां पे पाकिस्तानी जर्नैल खड़ा होके ऑफिसर्स को एड्रेस करे, आपने वाकया सुना नहीं सुना मुझे नहीं पता, ऑफिसर्स को एड्रेस करे और बोले कि मैं इन बंगालियों की नस्ल बदल दूंगा। उस समय एक बंगाली ऑफिसर, इतना उसको परेशानी होती है सुन के, वो जाता है उस मीटिंग से, पाकिस्तानी जनरल सामने बोल रहा है, अपने आप को एक्सक्यूज करता है, जाता है, अपनी खोपड़ी पे पिस्तौल रखता है और सुसाइड कमिट कर लेता है। सर, दिस इज क्रॉनिकल्ड हिस्ट्री, ये पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान की हिस्ट्री में है। वो सुसाइड कमिट कर लेता है कि जिस फौज की मैं इतनी इज्जत कर रहा हूं, उसमें ऐसे बयान कैसे दिए गए, जर्नैल कैसे बयान दे सकता है। खैर, मैं चीमा साहब आपसे ये कहना चाहता हूं और आपसे ये पूछना भी चाहता हूं, क्या आपको नहीं लगता कि वक्त आ गया हो? आप कहते हैं अच्छे ताल्लुक हैं, 1971 का काला साया हर समय आपके और बांग्लादेश के ऊपर लहराता रहेगा जब तक आप इसको दफन नहीं करेंगे। क्या आपको लगता है कि वक्त आ गया है पाकिस्तान को इस चीज को दफन कर देना चाहिए? सर
जी बहुत शुक्रिया। देखिए मेरे साहब, पहली बात तो ये है कि जो हमारी अफवाज है ना, उसके अंदर ये रेसिज्म नहीं हो सकती। देखिए 1971 में जो हुआ और उससे पहले जो कुछ था, मुझे इतना पता है कि अगर हाँ पावर अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती, जो गवर्नेंस के चैलेंजेस थे वो एड्रेस कर लिए जाते, तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। लेकिन ब्रिटेन ने इसकी डिस्ट्रीब्यूट ही ऐसे की है कि एक मुल्क इतना दूर है, हमारा एक हिस्सा इतना दूर है और हम यहाँ पे हैं, तो ये कोई नेचुरली बनता नहीं था। बट एनी हाउ, जो सबसे ज्यादा खतरनाक बात है और जो मैं कहना चाहता हूं, जो आपने पहले कहा जी कि वो आपकी फौज के किसी जनरल ने ऐसे कहा होगा, देखें रेसिज्म नहीं हो सकती। हम सारे इस्लाम के नाम पे इकट्ठे हुए थे, तो इस तरह नहीं हो सकता था। हाँ कुछ गलतियां जरूर हुई, लेकिन एक चीज बताना चाहूंगा मैं मेजर साहब, यहाँ पे साउथ एशिया की पहली दहशतगर्द जमात की बुनियाद भारत ने रखी मुक्ति बहिनी में, जिसमें हमारे दोस्त जीडी बख्शी साहब और नरेंद्र मोदी साहब भी जाके उस आज़ादी का हिस्सा बने। लेकिन उस पहली दहशतगर्द जमात की बुनियाद आपने रखी। किसी मुल्क के सॉवरेनिटी में घुसना और उसकी सॉवरेनिटी की वायलेशन करना, ये इंटरनेशनल लॉ इसकी इजाजत नहीं देता। ठीक है, आपके पास कोई यूएन का परमिट है? ओके, यूएन ने कहा। देखिए दूसरी बात, जी श्रीलंका में एलटीटी को आप सपोर्ट करते हैं, अफगानिस्तान में जो है टीटीपी को आप सपोर्ट, आप मुल्क हैं कि आप माफी हैं? आप क्या है, मतलब ये तो बताएं ना हमें, आप कौन होते हैं हमें बताने वाले कि ये करना है कि ये नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल चीमा साहब, चीमा साहब आप ओके, मेरी बात सुनिए चीमा साहब, हम बहस करते हैं, आप चीमा साहब ना भावनाओं में बह गए। अब मैं आपको बताता हूं है क्या बात, ठीक है ना। जो आप बार बार ये बात कहते हैं ना चीमा साहब, टाइम एंड अगेन आप ये कहते हैं भारत ने ये करा, भारत ने ये करा। मुक्ति बाहिनी को तो वहां की सरकार ओन करती है सर। मुक्ति बाहिनी ने आजादी दिलाई, आजाद मुल्क है। आप जिसको दहशतगर्द कहते हैं, आप कहते हैं बांग्लादेश आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, इस्लामी बिरादर हैं। आप जिनको दहशतगर्द कहते हैं वो उनके नेशनल हीरोज हैं सर। आप जरा बांग्लादेशियों को बोलिए, इमरान खान को कि बांग्लादेश को बोले मुक्ति बाहिनी टेररिस्ट है, बोलिए जरा, फिर देखते हैं कितनी बातचीत होती है आपकी उनसे। पहली चीज। दूसरी चीज, आप कहते हैं कि आप सब लोग इस्लाम के नाम पे चले, तो वो जो बंगाली थे वो भी मुसलमान थे, आप भी मुसलमान थे, फिर आप अलग कैसे हो गए सर? और तीसरी चीज, ये बात मैं चीमा साहब और पाकिस्तानियों को नहीं कहूंगा, ये बात मैं कहूंगा उन भारतीयों को जो कहते हैं ना कि यहां पे रोहिंग्या आ गए, इनको वापस मत भेजो, वो बेचारे हैं, इनको यहीं पे पाल के रखो। मैं उनको बात बोलना चाहता हूं। इंदिरा गांधी ने जो वॉर डिक्लेयर करा था पाकिस्तान पे, उसके कुछ वजूहात थी, लेकिन वन ऑफ द मेन 2 और 3 जो पॉइंट्स थे उसके, जिसकी वजह से इंडिया वेंट टू वॉर विद पाकिस्तान, 2 दिसंबर को पाकिस्तान ने अटैक करा, वो एक अलग बात है। लेकिन रेफ्यूजी क्राइसिस, इंडिया हैज गॉन टू वॉर क्योंकि बांग्लादेशी रेफ्यूजीज यहां पे आए थे, एंड दैट वाज वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस व्हाई इंडिया वेंट टू वॉर। ये सबको पता होना चाहिए कि 1971 की लड़ाई के कई कारण थे, एक नहीं था, कई कारण थे, लेकिन उसमें से सबसे मुख्य जो कारण में से एक था वो ये था कि 1 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी यहां पे, या ईस्ट जो पाकिस्तान वाले थे, इधर भारत में आ गए, हमारी इकोनॉमी चरमरा गई, और फिर हमने ये एक्शन लिया। तो जो लोग ये कहते हैं भारत में कि साहब होने दो, कोई बात नहीं, आने दो, कोई बात नहीं, बड़ा दिल रखो, सुनिए, एक तरीका है भारतीय नागरिक बनने का, एक तरीका, या तो आप कानून फाड़ के फेंक दें, फिर जिसका मन चाहे आप दरवाजे खोल दें, जिसका मन चाहे इंडिया में आ जाए, वरना एक तरीका है भारतीय सिटीजन बनने का। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जिसका मन चाहे यहां पे आ जाए, कोई मुल्क अलाउ नहीं करता। बाय द वे, अब मैं रमनीक भाई के पास जाता हूं। रमनीक मान साहब, एक बात बताइए मुझे, ये तो कह रहे हैं साहब सीधी सीधी कि भारत को माफी मांगनी चाहिए। साहब भारत माफी मांगे, चाहे हमने 30 लाख बंगाली मार दिए, चाहे 10 लाख बंगाली औरतों का वहां पे रेप हो गया, चाहे उनका जर्नैल ने बोला कि हम पूरी नस्लों की नस्ल बदल देंगे, लेकिन माफी भारत मांगे। रमनीक मात साहब, आपसे मैं बयान चाहता हूं इस पर। मैं थोड़ा सा इसको आर्टिकुलेट करके बताता हूँ मेजर साहब आपको। देखिए क्या है कि सबसे पहले तो बांग्लादेश को उनके 50वें नेशनल डे के ऊपर बहुत बहुत मुबारकबाद। भारत और बांग्लादेश के जो डिप्लोमेटिक टाइज के 50 साल के लिए ऊपर बहुत बहुत मुबारकबाद। और शेख मुजीबुर रहमान बांगाबंधु के 100 साल के सेलिब्रेशन के ऊपर बहुत बहुत मुबारकबाद। अब मुझे कुछ ऑब्जेक्शंस हैं, अब मेरे से बहुत बड़े हैं, मैं तस्लीम करता हूं उनकी हर एक बात को। जनरल साहब ने टिक्का खान को साहब कह दिया। जनरल टिक्का खान इज नॉट अ साहब, कसाई को साहब नहीं कहते, 30 लाख बंगालियों को मारने वाले को साहब नहीं कह सकते। याया खान जो इनका हुआ है, उसने कहा था कि किल 3 मिलियन ऑफ दीज बंगालीज एंड द रेस्ट विल ईट आउट ऑफ आवर हैंड्स। और मुझे इस बात का बड़ा फख्र है कि 16 कमाऊ मेरे फादर की रेजिमेंट, ही वॉज डिप्लॉयड एट द बांग्लादेश फ्रंट। वो एक अलग बात है कि एक्शन जब हुआ उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट रही, वो सब एक अलग हिस्ट्री का पार्ट है।
पर सच्चाई ये है कि मेरे खुद के परिवार से कंट्रीब्यूशन हुआ है लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश के अंदर। आपने बिल्कुल ठीक कहा मेजर साहब कि बंदूकें ट्रेनिंग जरूर दी मुक्ति बाहिनी को, भारतीय सेना ने, रॉ ने, पर वो सेंटीमेंट उनके अंदर आपकी तरफ जो नफरत थी वो आपने पैदा करी और उसका अभी अकाउंट दिया मेजर साहब ने। 10 लाख से फालतू औरतों के अजमत आपने लूटी, 30 लाख से ज्यादा आपने लोग मारे, 10 मिलियन 1 करोड़ रेफ्यूजीज हमारे मुल्क के अंदर आए। अभी मैं सुन रहा था इनको चीमा साहब को कि जी हमारे यहाँ पे रेसिज्म नहीं है। अब मैं बताता हूँ आपको, बंगालियों को क्यों मारा, आज बलोचों को क्यों मार रहे हो। ज़रबे अज़ब में वजीरिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में आपने कितने लोकल्स मारे हैं अपने, ये बातें कहने की नहीं है। और जब आपने कारगिल के अंदर अपनी फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट करी भी, चोरी छुपे चोरों की तरह तुम घुसे, तब भी NLI सबसे आगे, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री, और उसके अंदर आपके बलूच रेजिमेंट्स, आपने अपने पंजाबियों को तो पीछे रखा हमेशा। आपकी फौज के अंदर सबसे अच्छा, एक बात बताइए, EPR आपने नाम सुना है, ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स। ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स को क्यों कहा पंजाबी फौज ने कि तुम अपने हथियार डाल दो, उनके बैरक्स में जाकर उनसे उनके हथियार छीन लिए थे। ये तो आपने किया बंगालियों के साथ, आप बात क्या कर रहे हैं। तो आपके मुल्क की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखिए, बांग्लादेश का निर्माण क्यों हुआ, बांग्लादेश के अंदर रिजनमेंट क्यों आई। अवामी लीग को 169 में से 167 सीटें मिली। यू डिनाइड देयर राइट टू रूल। आपने डेमोक्रेसी, याया खान ने खंजर खोपा, खंजर डेमोक्रेसी की पीठ के अंदर, ये सच्चाई है। और आपकी पाक फौज ना तो 1971 में अलग थी ना आज अलग है। ये वही पाक फौज है, ये वही सेंटिमेंट है, ये उनके वही तरीके हैं रूल करने के लिए बाय डिफॉल्ट। जी। आज भी आपके मुल्क की जो सबसे बड़ी मुसीबत, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो पाक फौज है। आप उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी जरूर कहेंगे, वो अलग बात है, बट सच्चाई ये है कि आपकी प्रॉब्लम्स का एपी सेंटर है पाक फौज। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कमेंट्स के लिए रमीक मान साहब। मैं जाता हूं आरजू काजमी साहिबा के पास। आरजू जी, बात ये नहीं है कि हम यहाँ पे पाकिस्तान को नीचा दिखा रहे हैं, ऊंचा दिखा रहे हैं, बात ये नहीं है। बात ये है कि जो हुआ गलत हुआ, ठीक है, जो हुआ गलत हुआ। मैं आपके कमेंट्स चाहता हूं, जो खुद के आपके होमदूर जो कमीशन की रिपोर्ट है, अगर आप उस रिपोर्ट के लिए जो पाकिस्तानी ने लिखी है ना, जो इंडियंस ने लिखी है, छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर हम पे भरोसा नहीं करना, दैट्स ऑल राइट। पर आरजू जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो आपको लगता है, इसके बारे में आप अपने मन की बात कहिए, क्या होमदूर कमीशन की रिपोर्ट सच थी? अगर सच थी तो पूरी की पूरी रिपोर्ट को क्यों नहीं जारी करा गया, पब्लिक स्पेस में नहीं डाला गया? और आखिरी चीज क्या है, डू यू थिंक इफ नॉट टू द गवर्नमेंट देन एटलीस्ट टू द पीपल ऑफ बांग्लादेश एक मैसेज जाए कि साहब जो हुआ इनोसेंट्स के साथ वो गलत हुआ? बिल्कुल मेजर साहब, आप ठीक हुआ, मासूम लोगों के साथ, वहां पे इनोसेंट लोगों के साथ बिल्कुल गलत हुआ। बहुत साल पाकिस्तान हिस्ट्री गलत पढ़ाता रहा, अपने स्टूडेंट्स को भी गलत बताता रहा, लेकिन अब लोग ऐसे आ गए हैं जो सच बोलते हैं, सच सुनने की ताकत रखते हैं। हसन निसार साहब हैं, डॉक्टर परवेज हूद भाई ने, उस तरह के बहुत लोग हैं जो अब सही हमें बात बता रहे हैं और हम सुन रहे हैं। लेकिन इतने सालों के बाद, 50 साल के बाद जो है, इस बात को दोबारा उठाना जो है वो ऐसे ही है जैसे हमारे यहाँ बोला जाता है कि गड़े मुर्दे निकालना। अब टर्म्स सही हो गए हैं और दोबारा उस जख्म को दोबारा हरा करना, दोबारा उस जख्म पे बंगालियों के नमक छिड़कने वाली बात है जो भारत कर रहा है। जब गए थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहां पर, तो अच्छी बात करते, अच्छे तरीके से वापस आ जाते। एक तरफ आप लोग सीज फायर भी कर रहे हैं, LOC पे फायरिंग नहीं होगी, और दूसरी तरफ इस तरह की बात करके पाकिस्तान के खिलाफ उकसाने वाली बात लगती है। वरना जो कुछ हुआ है वो ना हम छुपा सकते हैं और ना आप छुप सकता है। बिल्कुल ठीक है, बंगालियों के साथ बहुत गलत किया था पाकिस्तान ने, और 71 में भी जो कुछ हुआ था, जो कुछ आपकी डिबेट्स में भी अक्सर डिस्कस होता है, उसमें से 99% बातें ठीक है। लेकिन बात वही है कि अब हमें आगे बढ़ना है और हमें उस चीज को ठीक करना। और अगर पाकिस्तान इनकेस माफी मांग लेता है तो उससे पाकिस्तान छोटा नहीं हो जाएगा। अपनी गलती को मान लेने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि उसकी इज्जत ही बढ़ती है। लेकिन फिर भी उनके लोगों के सामने हम बहुत शर्मिंदा है जो कुछ हुआ, लेकिन अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। इस चीज को बार बार हमें लेकर नहीं आना चाहिए सामने। जी, शुक्रिया आरजू जी। मैं जाता हूं ललित भाई के पास। ललित भाई, आरजू काजमी साहिबा बोल रही हैं जो हुआ गलत हुआ। उन्होंने बोला हम शर्मिंदा हैं उनके लोगों के सामने,
लेकिन भारत ये बार बार ना कुरेदे। एक तरफ भारत सीजफायर की बात करता है, और अगर मोदी जी गए भी थे वहां पे बांग्लादेश, तो प्यार मोहब्बत की बात करते, आपस की बात करते, पाकिस्तान को बीच में क्यों ड्रैग करा? मुझे लगता है यही आरजू जी कहना चाह रही थी कि इस चीज को, जो जख्म भरे हैं उनको बार बार कुरेद क्यों रहे हो? तो मैं ललित भाई इसमें सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि देखिए, साफ सीधी बात है, जख्म तब भरते हैं जब क्लोजर होता है, राइट? आप कह दो नहीं जी मट्टी पाओ खत्म हो, ऐसे नहीं होता, कोई भी चीज ऐसे नहीं होती। आपको एक क्लोजर करना पड़ेगा इस मामले में, तब जाके वो चीज क्लोज होगी, तब जाके बंगालियों के घाव पे वो जिसको कहते हैं मरहम लगाने वाला काम होगा। तब भूलेंगे जब दोनों लोग आपस में फेस टू फेस वो जो रियलिटी थी करेंगे। जब ज्यूज के साथ हॉलोकॉस्ट हुआ था तो वहां पे जर्मन्स गए थे और जर्मन्स ने वहां पे अपोलोजाइज करा था। उन जर्मन्स ने अपोलोजाइज करा सर, उन जर्मन्स ने जो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन उनको शर्म है कि हमारे मुल्क में अडोल्फ हिटलर जैसा हैवान, हमारा जैसा शैतान पैदा हुआ और कंसंट्रेशन कैंप्स बने और यहूदियों के साथ इतना बुरा हुआ। उनको शर्म है, दे हैव गॉन एंड अपोलोजाइज, क्योंकि एक कल्चरल चीज भी होती है इसमें। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं ललित अंबरदार जी, आप इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं? जवाब दीजिए आप आरजू काजमी साहिबा को। देखिए, जो आरजू काजमी जी ने जो सेंटिमेंट जाहिर किया उसका मैं ऐसे बात करता हूं, लेकिन ऐसे सेंटिमेंट पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान जैसी, जिसको दुनिया की दहशतगर्दी का हेडक्वार्टर माना जाता है, एपिसेंटर माना जाता है, जैसे अभी उन्होंने जिक्र किया डॉक्टर हुडबाई का, परवेज हुडबाई का जिक्र किया। भाई आप लोगों को बताना चाहता हूं, डॉक्टर परवेज हुडबाई ने कश्मीरी हिंदुओं के जेनोसाइड ने कश्मीर के अंदर देखा, पाकिस्तानी जहादियों ने कश्मीर के अंदर किया, कश्मीर के लोगों ने किया हुआ। दूसरी बात कहना चाहता हूं, ये बुनियादी मुद्दा है इसके अंदर। पाकिस्तान की बुनियाद टू नेशन थ्योरी के हुई थी कि इस्लाम के नाम पे ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बना दिया। लेकिन जिन्ना की इस टू नेशन थ्योरी का जनाजे नमाज कब हुआ था? वो हुआ था 5 साल के बाद, सिर्फ 5 साल के बाद 1952 में, 21 फरवरी 1952 में, जब ढाका यूनिवर्सिटी में लड़के लड़कियों का कत्लेआम किया था पाकिस्तान ने, क्योंकि वो कह रहे थे कि हमें बंगाली लैंग्वेज चाहिए। और पाकिस्तान की रिस्पांस क्या थी? ये हिंदू संस्कृति, हिंदू सिविलाइजेशन की निशानी है, इनको खत्म कर दो। तो जिन्ना की टू नेशन थ्योरी 5 साल के बाद ही ढाका यूनिवर्सिटी में उसको दफन कर दिया गया था। और जिस ये टिक्का खान की आप बात कर रहे हैं, उसको तो बुचरा बलूचिस्तान का बोलते थे, तभी उसको डिप्लॉय किया गया था ढाका के अंदर। और खासकर ये जो नक्सल खुशी वहां पे हुई, आप ये मत भूलिए, उसमें ज्यादा से ज्यादा तादाद हिंदू बंगालियों की थी। बोला था ये इनकी वजह से इस्लाम जो है बांग्लादेश के अंदर, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर पुख्ता नहीं हो सकता जब तक वहां पे ईस्ट पाकिस्तान के अंदर हिंदू बंगाली रहते हैं, ये मत भूलिएगा। तो ये जो जेनोसाइड की जो थ्योरी है, ये पाकिस्तान के ऊपर लागू होती है। हमें अपील करनी चाहिए यूएनओ को कि पाकिस्तान को एक जेनोसाइडल मुल्क डिक्लेयर किया जाए, ताकि अब बंगालियों के बाद बलोचियों का जेनोसाइड बंद हो, शियाओं का जेनोसाइड बंद हो, सिंधियों का जेनोसाइड बंद हो, हिंदू और सिखों का जेनोसाइड जो 1.5-2% बचे हैं, उनका जेनोसाइड बंद हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका ललित भाई। मैं अभी आता हूं कमर चीमा साहब के पास। मेरे पास लिमिटेड टाइम है, मैं 1-1 मिनट देने की कोशिश करूंगा दोनों पार्टियों को जितना हो सकता है। चीमा साहब, आप एक बात बताइए, आपको क्या लगता है वे फॉरवर्ड क्या है? 1 मिनट में बताइए वे फॉरवर्ड क्या है बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। क्योंकि आप कह रहे हैं माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आप कह रहे हैं कुछ ऐसी बात करने की जरूरत नहीं है, आप कह रहे हैं कि जो भी करा भारत नहीं करा। साहब, हम तो बिल्कुल इनोसेंट हैं, हम तो छोटे मोटे बच्चे हैं, पालने में पल रहे हैं, अभी भी दूध पी रहे हैं, हमारा कोई लेना देना तो था नहीं बांग्लादेश से। ये भारत की साजिशें थी, भारत साजिश करता है, हिंदू साजिश करता है, मुक्ति बाहिनी को हथियार दे दिया और हम लोग मासूम लोग थे, हमें बरगला दिया, हमारे साथ पीठ में छुरा भोंक दिया और हमारे साथ गद्दारी हो गई। बेसिकली आपका मौजू ये है। अब आप 1 मिनट दे रहा हूं चीमा साहब, आप जरा अपनी स्टोरी सुनाइए कि साहब आपको क्या लगता है वे फॉरवर्ड है, क्या अपोलोजाइज करना चाहिए, उससे बातें बेहतर होंगी कि नहीं होंगी, मैसेज अच्छा जाएगा कि नहीं जाएगा? देखिए, 2 चीजें हैं इसमें मेजर साहब।
पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान जितना ज्यादा फाइनेंशियली मजबूत होगा, हम अपनी जो फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस है उतनी बेहतर कर सकते हैं। दूसरी तरफ इसी तरह बांग्लादेश है, इंडिया है और पूरा खित्ता है। और दूसरी तरफ बांग्लादेश में जो हसीना वाजिद साहब है, उनकी और उनके वालिद की जो मेमोरी है पाकिस्तान के साथ, वो क्योंकि इतनी अच्छी नहीं है, तो वो पॉलिटिक्स में रहते हुए उस सारी मेमोरी को कैश इन करती रहती हैं और अपनी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और एंटी पाकिस्तान पॉलिटिक्स जिंदा रखती हैं टू बी इन पावर, और वो उनको सूट करता है। मेरा ख्याल है एक वक्त आएगा बांग्लादेश के अंदर भी थोड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो जाएगी, लीडरशिप बदलेगी, पाकिस्तान में भी थोड़ी बेहतर चीजें होंगी, तो चीजें मुनासिब हो जाएंगी। अभी कोशिश करने से भी चीजें ठीक नहीं होंगी। थैंक यू चीमा साहब। उम्मीद है कि चीजें बेहतर होंगी अगर आपने तीली लानी। जी बिल्कुल 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 चीमा साहब, मैं सॉरी, मैं आपको बीच में काट रहा हूं। मैं रमनीक मान साहब के पास जाऊंगा। रमनीक मान साहब, इन्होंने तो शुतुरमुर्ग वाली बात कर दी साहब, ये बिल्कुल ये मानने को तैयार ही नहीं है कि सामने क्या सच्चाई है। चीमा साहब ने उसके ऊपर लीपापोती करके मट्टी डाल के खत्म करा, कहा साहब ऐसे पता नहीं कहां कहां ले गए, घुमा के पूरी दुनिया का चक्कर। रमनीक मान साहब 1 मिनट में आपको देता हूं, जरा काउंटर करिए चीमा साहब को। इनकी डिप्लोमेसी देखिए क्या है कि जहां बनता है माफी मांगना, अपोलोजाइज करना बनता है, वहां पे कहते हैं नहीं साहब वो तो अपनी राजनीति कर रही है, वो उस मेमोरी को लाइव रख रही है। अरे क्यों भूलेंगे मेमोरी को भाई? आज तक नहीं भूले हम जलियांवाला बाग को, हम नहीं भूले आज तक, कभी नहीं भूलेंगे। और बांग्लादेशी क्यों भूल जाएंगे जी? आपने जो 25 और 26 को 1971 में किया मार्च में, अब क्यों भूलेंगे बांग्लादेशी? और तीसरी बात, मैं ये समझता हूं विजय गौरवारे साहब कि ये कुछ पैनलिस्ट ऐसे हैं, पाकिस्तान के अगर सांपों के पास जहर खत्म हो जाए वो रिचार्ज कराने के लिए इनके पास आते हैं। ये इतना जहर उगलते हैं, इनके मन में आज तक एक रिमोर्स, एक रिग्रेट नहीं है कि जिस तरीके से इन लोगों ने डील किया, ट्रीट किया अपने शहरियों को, अपने नागरिकों को, अपने सिटीजन्स को, मारा, उनका बलात्कार किया। क्यों? क्योंकि उनका मजहब अलग था, उनकी भाषा अलग थी। पाकिस्तान बना चीमा साहब, उस वक्त 3% लोग उर्दू बोलते थे। ये भाषा इंपोज की गई है, बलूचियों के ऊपर इंपोज की है, सिंधियों के ऊपर इंपोज की है, यहां तक कि पंजाबियों के ऊपर इंपोज की है। आप सीधी उर्दू बोल कहां सकते हो? आपका मुंह दुख जाएगा अगर आप उर्दू लग गए बोलने तो। और ये आप लोग कहते हैं कि नस्ल कुशी बंगालियों की करी, नस्ल कुशी बांग्लादेश के अंदर आपने बंगालियों की करी, बलूचों की कर रहे हैं। जी मान साहब, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मान साहब, मैं एक बार राजा फैसल के पास जाऊंगा। राजा फैसल, मैं क्विकली आपसे कमेंट चाहता हूं। रमनीक मान साहब ने बोला कि उस जमाने में 3%, रमनीक मान साहब ने बोला 3% लोग उर्दू बोलते थे। मैं तो कह रहा हूं आज भी पाकिस्तान में सिर्फ 3% लोग उर्दू बोलते हैं, क्योंकि जो आप लोग बोलते हैं, माफ करिएगा, पर्सनल कमेंट नहीं है, जो आप बोलते हैं सर वो उर्दू नहीं है, कम से कम वो उर्दू नहीं है, इट इज सम अदर लैंग्वेज, वो उर्दू नहीं है सर। उर्दू की पहचान मुझे भी है थोड़ी सी। राजा फैसल साहब, आप बताइए क्या आपको लगता है अपॉलॉजी, माफी मांगने से कुछ होगा? 1 मिनट आपके पास है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि 1971 में जो कुछ हुआ उसके तहत इनोसेंट, अगर बांग्लादेश में उनका ऑब्वियसली कत्लेआम हुआ, या फिर इंडिया में उससे कोई इनोसेंट लोग मरे, या फिर पाकिस्तान में भी अगर कोई इनोसेंट लोग मरे 1971 की जंग में, तो मेरे ख्याल में भले वो भारत ने इनिशिएट किया था, लेकिन मैं एज ए ह्यूमन बीइंग, मैं उन लोगों, तमाम इनोसेंट लोगों से माफी मांगता हूं, भारत के हों, बांग्लादेश के हों या पाकिस्तान के हों, एज अ ह्यूमन बीइंग। दूसरी बात यह है कि मैं रमनीक साहब की बात का जवाब देना पसंद नहीं करूंगा, उनकी बात में वैसे भी कोई वजन होता नहीं है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने की थी वो होलोकॉस्ट के बारे में बात की थी। जब आपने होलोकॉस्ट की बात की तो मुझे इमरान खान की वो तकरीर याद आ गई जिसमें उन्होंने मोदी जी का मुआवजा किया था हिटलर के साथ, और साथ में ये है कि बुचर ऑफ गुजरात, क्योंकि आप बुचर लगाई हुई थी, तो बुचर ऑफ गुजरात किनको कहा जाता है पूरी दुनिया में, वो आपको बहुत अच्छे मेरे पास पता है। तो मेरे ख्याल में राजा फैसल साहब, एक मिनट, मेरा वक्त अभी खत्म हो रहा है, मुझे ना शो रैप अप करनी पड़ेगी। पर ये जो आप बात कहते हैं ना, ये इमरान खान, देखिए इमरान खान का ना कोई कैरेक्टर है, ठीक है, ना उसका कोई चरित्र है। ये फालतू की बातें, बुचर ऑफ गुजरात, हिटलर, ये कह के यूटर्न मारेगा, भाई वैक्सीन दे दो, पैसा दे दो। अरे अपनी बात पे तो मुकम्मल रहे ये बंदा, ये 4 दिन अपनी बात पे मुकम्मल नहीं रहता। कल परसों ट्वीट कर रहा था, आज ये कह रहा है कि हमें प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा है। अरे भाई, अगर आपको ये ऑब्जेक्शन है कि भारत ने हटा दिया 370-35 से, हटा दिया भारत ने, और आपने बोला कि भारत के साथ बातचीत नहीं होगी, अरे आप वहां पे आप बात पे कायम रहो ना अपनी, नहीं करेंगे बात, कुछ भी हो जाए नहीं करेंगे। 4 दिन के बाद घंटी बजती है, फिर आ जाता है वैक्सीन मांगने के लिए, दवाइयां मांगने के लिए। जिस बंदे को आप बुचर कह रहे हो उसी बंदों के पैर पे गिर रहे हो। यार ये आई डोंट अंडरस्टैंड दिस सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर। यू बी फर्म, सोच समझ के बोलो, एक बार बोलो। दोस्तों, यहीं पे हमारा शो ये खत्म होता है, मिलेंगे अगले हफ्ते भारत पाकिस्तान घमासान की टीम की तरफ से और मेरी तरफ से आप सबको जय हिंद,
मिलते हैं बाद में अगले हफ्ते इसी वक्त।